हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। पदार्थ विज्ञान की सीरीज़ में आज हम पढ़ रहे हैं इंद्रिय पंचक। तो ये इंद्रिय पंचक होता क्या है? इंद्रिय पंचक जो 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं और जिस स्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन, घ्राण और पंच इंद्रिय द्रव्य के साथ क्या संबंध है, पंच इंद्रिय के अधिष्ठान क्या है, पंच इंद्रिय के अर्थ क्या है, पंच इंद्रिय की बुद्धि क्या है, इन सब को जब मिलाते हैं तो इन्हीं को हम इंद्रिय पंचक कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम जो टेबल आपको दिख रहा है, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स में आता है। तो अगर आप ये टेबल ही सिर्फ बना देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। ठीक है ना। कि अगर पूछेंगे कि इंद्रिय पंचक क्या है या पंचक क्या है, तो आपको ये टेबल बनाना है, बाद में इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। स्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन, घ्राण, इसको जो है आपको सीरियल वाइज ही याद करना है। तो पंच इंद्रिय कौन है? स्रोत इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसन और घ्राण इंद्रिय। तो इनके द्रव्य क्या है? इंद्रिय के द्रव्य क्या है? स्रोत का क्या है? खा मतलब खाली, खाली मीन्स आकाश। स्पर्शन का है वायु, चक्षु का है अग्नि और रसन का है जल, घ्राण का है पृथ्वी। तो जो पंच इंद्रिय द्रव्य है यही पंच महाभौतिक तत्व भी है ना। तो महाभूत तत्व जो है यही है। फिर इसके अधिष्ठान क्या है? ये स्थित कहाँ पर होता है? स्रोत इंद्रिय कर्ण में, स्पर्शन त्वचा में, चक्षु आँख में अच्छी, रसन जिह्वा में, घ्राण नाक में। अब इनका अर्थ क्या है? कहने मतलब अधिष्ठान है, इसका अर्थ क्या होगा? तो कर्ण मतलब शब्द, शब्द सुनेगा, त्वचा स्पर्श होएगा, अक्षी मतलब रूप, रूप देखेगा, जिह्वा मतलब रस का ज्ञान होगा, इससे नाशा मीन्स गंध का ज्ञान होगा। तो इसकी बुद्धि क्या होगी? पंच इंद्रिय बुद्धि। तो जो पंच इंद्रिय है इसी के नाम के आगे हमको बस बुद्धि लगा देना है, ये याद हो जाएगा। तो ये जो चार्ट है, ये टेबल आपको ज़रूर याद करना है। आगे आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों का 5 भौतिकत्व। आयुर्वेद ने इन इंद्रियों को भौतिक माना है, अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति पंच महाभूत से मानी गई है। ठीक है ना। क्योंकि हमारा शरीर ही पूरे पंच महाभूत से बना है, तो इसलिए इंद्रियां भी, इनकी उत्पत्ति पंच महाभूत से मानी गई है। न्याय, वैशेषिक और वेदांत दर्शन ने भी इंद्रियों को भौतिक माना है। भौतिक क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, है ना, फिजिकल। पांचों इंद्रियां पांचों महाभूत से बनी हैं, फिर भी पांचों इंद्रियां क्रम से एक एक महाभूत की अधिकता से युक्त हैं। कहने का मतलब ये जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारा शरीर ही पंच महाभूत से बना है, लेकिन जो हमारी इंद्रियां वही पंच महाभूत से बनी, लेकिन फिर भी किसी न किसी मतलब हर एक इंद्रिय में एक महाभूत की अधिकता होती है। ठीक है ना। तो जिस महाभूत की प्रधानता होती है उससे निष्पन्न इंद्रिय मानी जाती है। ठीक है ना। एकैक अधिक युक्तानि खा आदि में इंद्रियाणि तु। स्रोत इंद्रिय में आकाश महाभूत की, त्वग इंद्रिय में वायु महाभूत की, है ना, त्वग बोले तो त्वचा। चक्षुर इंद्रिय में अग्नि महाभूत की, रसन इंद्रिय में जल महाभूत की और घ्राण इंद्रिय में पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। नोट में क्या है? व्यपदेशस्तु भूया न्याय, जिसमें जिसकी अधिकता होती है उसी के नाम से वह कही जाती है। आगे क्या हेडिंग है? इंद्रियों का तुल्य योनित्व है। इंद्रियेणे इंद्रियार्था तु स्वयं स्वयं गृहति मानवः नियम तुल्य योनि अन्यान्यानिमिति स्थिति। ठीक। तब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुल्य योनि से अपने अपने महाभूतों से आश्रित रहने वाली इंद्रियां इंद्रियार्थों का ही ग्रहण करती है। ठीक। कहने का मतलब जो इंद्रिय रहेगा वो उसी प्रकार के अर्थ को ग्रहण करेगी। ठीक है ना। एक महाभूत से उत्पन्न हुई, इसको सिंपल में से हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी चक्षु इंद्रिय है, उसका काम है रूप, मतलब आँख देखना, तो सुनने का काम थोड़ी ना करेगी, है ना। तो इसका अर्थ क्या है? रूप। ठीक। अब जैसे स्रोत, हमारी कान, जो कान है वो शब्द सुनेगा ना, ये थोड़ी ना कि
कोई उसमें कान में जाएंगे तो स्वाद ले लेगा किसी रस का, ऐसे नहीं है ना। जो भी इंद्री है वो अपने ही अर्थ का ग्रहण करेगी, ठीक है ना। ये इसमें कहा गया है कि आश्रित रहने वाली इंद्रिय अर्थों को ग्रहण करती है। एक महाभूत से उत्पन्न हुई इंद्रियां दूसरे महाभूत से उत्पन्न होने वाली इंद्रियार्थ को कदापि ग्रहण नहीं करती। आकाश महाभूत से उत्पन्न हुई स्रोत इंद्रिय आकाश उत्पन्न होने वाले शब्द रूप इंद्रियार्थ को ग्रहण करेगी, है ना। विरूप को ग्रहण नहीं कर सकती, जो हमने समझाया है, ठीक। ये है। फिर है इंद्रिय प्राप्यकारित्व है। इंद्रियों का अपने विषयों से सन्निकर्ष, सन्निकर्ष बोले तो संयोग होने पर ज्ञान होता है। इंद्रियों का इंद्रिय अधिष्ठान से निकलकर अपने विषयों का ज्ञान करना इंद्रिय प्रायकारित्व कहलाता है। चक्षुष प्रत्यक्ष ने देखा जाता है। चक्षु इंद्रियां अपने अधिष्ठान नेत्र अच्छी गोलक से निकलकर अपने विषय तक जाती हैं और रूप का ज्ञान होता है, परंतु अन्य इंद्रियों के साथ ऐसा नहीं होता। श्रावण प्रत्यक्ष में शब्द स्वयं कानों तक आते हैं, उनका श्रावण इंद्रिय से सन्निकर्ष होता है, संयोग होता है और शब्द का ज्ञान होता है। कुछ ऐसी स्थिति अन्य इंद्रियों के साथ भी होती है। कुछ आचार्य सभी इंद्रियों को प्रायकारी मानते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इंद्रिय सन्निकर्ष। जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं इसको देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मतलब इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष बताइए। तो आपको जो ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष दिए गए हैं, यूनियन दिए गए हैं, उसको आपको लिखना होता है, वाइवा में पूछा जाता है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। तो इसमें वस्तु का ज्ञान 3 प्रकार के सन्निकर्ष के कारण होता है। पहला आत्मा मन के मध्य, दूसरा मन और इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियों के मध्य, अंत में इंद्रियां और इंद्रिय अर्थों के मध्य। ज्ञान का मुख्य स्रोत इंद्रियां और इंद्रिय अर्थों का सन्निकर्ष है, जो 6 प्रकार का है। जो 6 प्रकार का है, ये आपको पहली बात तो नाम बहुत कन्फ्यूजिंग है, इसको पहले आप नाम याद करिएगा, फिर इसके उदाहरण, फिर इसका जो है एग्जाम्पल, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष भाव। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संयोग क्या होता है। संयोग सन्निकर्ष मीन्स यूनियन। तो इंद्रियां और इंद्रियां अर्थों का उदाहरण चक्षुर और द्रव्य का जो सन्निकर्ष है उसे संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के उदाहरण हिंदी वाला पढ़िए, जल्दी समझ में आएगा। चक्षु मतलब चक्षु इंद्रियों का घट से जो संयोग होता है उसे सन्निकर्ष कहते हैं। कॉन्टेक्ट ऑफ स्किन विद द सरफेस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, इम्प्लिसिट कॉन्टैक्ट विद द दैट विच इज़ यूनाइटेड। इंद्रियों का किसी ऐसे वस्तु के साथ सन्निकर्ष जिसका संयुक्त इंद्रिय अर्थ उदाहरण द्रव्य के साथ समवाय संबंध हो। समवाय संबंध मतलब जो उसी में आश्रित रहे, जो मिटे ना। जैसे हमने बताया था पिछले एक चैप्टर में कि जैसे कि कोई चिड़िया है, उसका जो रंग है वो उसका समवाय है, ठीक है ना। हम उसको उसके रंग से अलग नहीं कर सकते, तो वो होता है समवाय संबंध, है ना। उसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। गुण का द्रव्य के साथ समवाय संबंध होता है। कहने का मतलब गुण में द्रव्य आश्रित होता है। अतः इंद्रियों का द्रव्य के गुण के साथ जो सन्निकर्ष है वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। दूसरे शब्दों में यह इंद्रिय का संयुक्त के समवाय के साथ सन्निकर्ष है। इसका एग्जाम्पल क्या है? चक्षुर इंद्रिय मतलब चक्षु का घट के रूप से जो संयोग है उसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। कॉन्टैक्ट ऑफ इन स्किन विद हॉटनेस कोल्डनेस ऑफ द सरफेस, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन लास्ट में एक चार्ट दिया गया है, अभी इसको समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, इम्प्लिसिट इन इम्प्लिसिटनेस विद ऑफ द यूनाइटेड। इंद्रियों का किसी ऐसे वस्तु के साथ सन्निकर्ष जो किसी वस्तु के साथ संवेद हो, ठीक है ना, जिसका पुनः संयुक्त इंद्रियार्थ या द्रव्य के साथ समवाय संबंध हो, उसे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। जाति गुण में संवेद है और गुण का द्रव्य के साथ संवेद संबंध है, अतः इंद्रियों का द्रव्य की गुण की जाति के साथ जो सन्निकर्ष है वह क्या है? संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। जैसे चक्षुर
का घट के रूपत्व जाति से जो संबंध उसे संयुक्त संवेद सन्निकर्ष कहते हैं। ठीक। आगे कांटेक्ट ऑफ स्किन विद जनरली ऑफ हार्डनेस कोल्डनेस ऑफ द सरफेस। फिर क्या है समवाय सन्निकर्ष। स्रोत इंद्रियों का शब्द के साथ जो सन्निकर्ष है वो समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण है, लेकिन शब्द आकाश का विशेष गुण है और स्रोत इंद्रिय या कर्ण विवर भी आकाश का अधिष्ठान है। अतः स्रोत इंद्रिय का शब्द के साथ जो सन्निकर्ष है उसे संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द का आकाश के साथ समवायी संबंध है ना। समवायी संबंध किसके साथ? आकाश के साथ। किसका? शब्द का। अतः शब्द के ज्ञान के लिए समवाय सन्निकर्षी कारण है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये नहीं समझ में आएगा जब तक आप एग्जाम्पल को अच्छे से नहीं समझेंगे। ठीक है ना। संवेद समवाय सन्निकर्ष, इसका मतलब स्रोत इंद्रिय का शब्द के जाति के साथ जो सन्निकर्ष है वो संवेद समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण है। दूसरे शब्दों में हम शब्द के सामान्यत्व को संवेद समवाय सन्निकर्ष से जानते हैं। लास्ट में आएगा विशेषण विशेष्य भाव। इसमें है अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों के जिस सन्निकर्ष से होता है उसे विशेषण विशेष सन्निकर्ष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जमीन पर पड़े घड़े का के अभाव का ज्ञान विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होता है। इसमें जमीन विशेष है और घड़े का अभाव जमीन का विशेषण है। ठीक है ना, ये चीज़ होता है। विशेषण विशेष क्या होता है? विशेषण क्या होता है? मतलब किसी चीज़ का जो गुण बता रहा है वो विशेषण है, और जिसका बता रहा है मतलब जो संज्ञा है वो विशेष से हो जाता है। जैसे कि फूल जो है लाल रंग का है, तो फूल क्या है? फूल संज्ञा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। और जो लाल रंग है वो उसका गुण है, तो गुण क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, वो चीज़ है। अब जैसे इसमें जो चार्ट दिया है ये इसको आप याद करिए, यही इम्पोर्टेंट है। इसे चक्षु, इसमें जो घट है वो संयुक्त सन्निकर्ष है। संयुक्त सन्निकर्ष चक्षु के साथ घट। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष तो घट का रूप है, चक्षु के साथ रिलेटेड है ना घट का रूप, और घट के रूप की रूपत्व जाति संयुक्त संवेद सन्निकर्ष। इसको एज इट इज आपको रटना है। घट का भाव विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। अब कर्ण इंद्रिय के साथ शब्द का क्या है? समवाय सन्निकर्ष। कर्ण इंद्रिय का शब्दत्व जाति के साथ क्या है? संवेद समवाय सन्निकर्ष। तो आप जो है इस चार्ट को रट लीजिए, बार बार लिखिए, इसको याद कीजिए, समझिए। ठीक। फिर आता है त्रयोदश करण। ये क्या है? ज्ञान उत्पत्ति के साधन को करण कहा जाता है। यह 13 करण होते हैं। कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा, घ्राण, वाक, पाणिपाद, पायु, उपस्थ। ठीक है ना। कहने का मतलब 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ठीक है ना। तो 10 ये हो गए, और 3 ये याद कर लीजिए, महान, अहंकार और मन, तो हो गए 13। ठीक, यही है। आगे देखिए लिखा गया है त्रयोदश करण में कर्म इंद्रियों का कार्य अपने अपने विषय का आहरण करना, मन बुद्धि और अहंकार का कार्य शरीर को धारण करना, तथा ज्ञान इंद्रिय, तो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय जोड़ लीजिए, उसमें मन बुद्धि अहंकार हो जाएगा तो करण हो जाएगा, का कार्य अपने अपने विषय को प्रकाशित करना। चरक संहिता ने 12 करण माने हैं, मन बुद्धि और 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ठीक, उसने अहंकार नहीं माना है। ठीक है ना। फिर क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय को बाह्य करण कहते हैं, मन बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है अंतःकरण की प्रधानता, डोमिनेंस ऑफ अंतःकरण। अंतःकरण, बाह्य करण से अंतःकरण प्रधान होते हैं। तो ये हालांकि कहीं पूछा नहीं गया है, पंचक ही पूछा गया है। और जो ये 6 टाइप हैं, संवेद, संयोग, ये सब पूछा जाता है, तो 5 मार्क्स में आता है। ये कभी नहीं पूछा, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। बाह्य करण स्वतंत्र रूप से अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन की सहायता की आवश्यकता होती है। अंतःकरण स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं, है ना। बाह्य इंद्रिय केवल वर्तमान का ज्ञान ही कर सकती हैं, लेकिन अंतःकरण मतलब जो हमारा मन होता है भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान कर सकता है। आत्मा, है ना। संकल्प, क्या लिखा है? अध्यवसाय व और अभिमान क्रमशः मन बुद्धि और अहंकार की वृत्ति होने से अंतःकरण प्रधान है।
ठीक है ना। तो इस चैप्टर में चैप्टर हो गया ख़त्म। ये था प्रत्यक्ष प्रमाण, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण का पार्ट 3 था। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, चैप्टर के समरी में देख लीजिए। पहले प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति, ये प्रति प्लस अच जो आँख के सामने से प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके लक्षण, ये श्लोक हमेशा आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए। आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकषात् प्रवर्तते, व्यक्तः तदात्व या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। और प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद क्या हैं, निर्विकल्प, सविकल्प, लौकिक, अलौकिक, है ना। लौकिक में दो हैं, बाह्य अभ्यंतर। बाह्य में क्या है, इंद्रिय प्रत्यक्ष, है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अभ्यंतर मानस मन, और अलौकिक सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज। और इसमें जो आपके ये प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण है 8 प्रकार के होते हैं। ये नाम और इसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार इम्पोर्टेंट नहीं उतना। फिर इंद्रिय पंचक आज का ही टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो इनका जो चार्ट ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।